हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए उसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले जानते हैं पढ़े थे क्या, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मान लीजिए हमारा पहला माध्यम, ठीक है, ये हमारा दूसरा माध्यम, मान लीजिए हमारा क्या है, कांच है, ठीक है ना, कांच। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी किरण, ठीक है। तो क्या होती है, प्रवेश करेगी, तो देखिए ये हमारा क्या है, अभिलंब। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो इससे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होती है, वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब इधर से आती है और ऐसे मुड़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको बोल सकते हैं क्या, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित होकर किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नियम। तो नियम कितने होते हैं, दो नियम होते हैं, दो होते हैं, यही ना, नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पहला पढ़ा था क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, क्या अपवर्तित किरण, किरण, और क्या, आपतन बिंदु पर डाले गए क्या, अभिलंब। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, अभिलंब, अभिलंब। तो बोल सकते हैं आपतित किरण, प्रवर्तित किरण मतलब अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, ये जो तीनों के तीनों हैं वो क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, कहते हैं एक ही तल में। कोई दिक्कत, उसे क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या था हमारा, दूसरा नियम था हमारा, हम लोग पढ़े थे क्या, कि शान आई बटे शान आर। कहने का मतलब आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। और इसी नियम को क्या कहते हैं, इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का खोज किए थे, ठीक है, कितने, कब किए थे इसको, 1621 ईस्वी में, ठीक है, 1621 ईस्वी में किए थे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, माध्यम, क्या पढ़े थे, माध्यम। तो हमारे माध्यम कितने होते हैं, दो होते हैं, माध्यम भी कितने होते हैं, दो, ठीक है। तो जिसमें पहला माध्यम हम लोग पढ़े थे क्या, सघन माध्यम, सघन, और दूसरा पढ़े थे क्या हम लोग, विरल, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो देखिए सघन माध्यम में क्या था, प्रकाश की चाल क्या थी, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, प्रकाश की चाल कम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर पूछे अपवर्तनांक के आधार पर, क्या पूछे, अपवर्तनांक के आधार पर, तो कह सकते हैं अपवर्तनांक के आधार पर सघन माध्यम को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब परिभाषा दे सकते हैं, कह सकते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो। कहने का मतलब सघन माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अधिक, ठीक है।
क्या कहते हैं, जिस माध्यम का आवर्तनांक अधिक हो उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कहे तो कम होगा सघन माध्यम में, प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी तो विरल माध्यम, जब अपवर्तनांक कम होगा तो भी विरल माध्यम, अपवर्तनांक जब अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। देखिए एक दूसरे का उल्टा, जैसे कम है तो ये ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है, ठीक है ना। अपवर्तनांक में अधिक, चाल में कम, ये अपवर्तनांक में कम तो ये चाल में अधिक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट, हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कह सकते हैं सघन माध्यम क्या हो जाएगा, कांच, जैसे कह सकते हैं पानी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कांच, इसमें ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पानी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट आगे, क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो अपवर्तन के नियम। जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, कांच है, ठीक है, ये हमारा कांच है, ऊपर में ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो विरल माध्यम से ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो विरल माध्यम से जब प्रकाश प्रवेश करती थी सघन माध्यम में, ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम से जब प्रकाश प्रवेश करती थी तो सघन माध्यम में क्या होती थी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी, ये प्रकाश ऐसे ना जाकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी। ठीक है ना, उसी प्रकार से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता था तो ये हो जाएगा क्या, सघन, ये हो जाएगा विरल माध्यम। तो इसमें जब प्रकाश प्रवेश, जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करती थी तो क्या होती थी, अभिलंब से दूर हट जाती थी। जैसे ये ऐसे प्रकाश आया, इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई, अभिलंब से ये दूर हट गई। ठीक है, तो ये था क्या, विरल से सघन माध्यम में, ये था सघन से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हम लोगों ने अगला पढ़ा था क्या, हम लोगों ने जैसे जैसे सघन माध्यम में कोई प्रकाश प्रवेश किया, ठीक है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया, सघन से पुनः वह अपने माध्यम में लौट गया। ठीक है, विरल से सघन, सघन से विरल, कहने का मतलब हवा से आया, कांच के होते होते हवा में ही चला गया। ठीक है ना, तो ये था क्या, तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हम लोग पढ़े थे, निर्गत कोण पढ़े थे, निर्गत किरण पढ़े थे, प्रसर विस्थापन पढ़े थे। तो ये जो किरण निकल जाती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण। ठीक है, ये था, तो इसमें बहुत सारे हम लोग पढ़े थे। निर्गत कोण एक था, तो निर्गत कोण को क्या बोलते थे, विचलन कोण बोलते थे, विचलन कोण। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें हो जाएगा क्या, कोण आई हो जाएगा, इसमें क्या, कोण आई इज ग्रेटर देन कोण आर, और इसमें क्या हो जाएगा, कोण आई स्मॉल हो जाएगा आर से। ठीक है ना, कोण आर से कोण आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, कोण आई बराबर कोण ई। ठीक है ना, ये कोण और यहाँ पे एक कोण ऐसे बनता है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं ना कि आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे क्या, प्रसर विस्थापन के गुण। ठीक है ना, प्रसर विस्थापन के गुण पढ़े थे। देखिए इसमें गुण थोड़ा देखिए दिख रहा है, क्या था, प्रसर विस्थापन में कांच स्लैब की मोटाई क्या होती है, सीधा समानुपाती होती है। आपतन कोण भी क्या होता है, सीधा समानुपाती ही होता है। कांच के स्लैब के अपवर्तनांक भी क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है कि नहीं, देखिए समानुपाती समानुपाती। लेकिन एक चीज क्या होता है, प्रसर विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को छोड़कर अपवर्तनांक, चाहे आपतन कोण या फिर स्लैब की मोटाई हो, सभी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। तो हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है क्या, देखिए एक क्वेश्चन है, क्या है, पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई नजर क्यों पड़ती है, मतलब दिखाई क्यों पड़ती है। ठीक है, सॉरी थोड़ा देखिए,
ठीक है ना। पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई नजर क्यों पड़ती है, मतलब दिखाई क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्यों दिखाई पड़ती है, बस यही जानना है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए ये तो हम लोगों ने पानी को पेंसिल को पानी में डुबोया। तो देखिए पेंसिल का तो नोक यहाँ पे है ना, लेकिन हमें क्या तिरछा दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस जो बिंदु से प्रकाश निकला, तो हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितने किरण की जरूरत होती है, 2। तो देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर से पेंसिल को हम लोगों ने देख रहा है, ठीक है। तो देखें तो यहाँ पर से जो प्रकाश की किरण जब देख रहे हैं, तो यहाँ पर से जो प्रकाश की किरण निकली हमारे आँख पे पड़ती है, जानते हैं ना प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और वस्तु को हम कब देखते हैं, जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और टकराने के बाद हमारे आंखों पे पड़ती है, तभी ना वस्तु को देख पाते हैं। देखिए ये जो पेंसिल हम लोगों ने डाला पानी में, इस पेंसिल के नोक से हम देखिए प्रकाश की किरण गुजारते हैं 2। देखिए एक ये किरण गुजर रहा है, एक ये गुजर रहा है। देखिए ये जो किरण सीधे ऐसे गुजरी, वो हमारे आँख पे ऐसे पड़ना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, ये अपवर्तन के कारण ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, मतलब अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। ये हमारा पथ था जाने के लिए, लेकिन इधर मुड़ गई, मतलब इधर पथ से विचलित हो गई, ठीक है, इस बिंदु से। देखिए दूसरा किरण जब हम यहाँ पे से गुजार रहे थे, तो देखिए इस किरण को सीधे एकदम ऐसे इस लाइन पे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उस लाइन पे ना जाकर ये भी क्या हो गया, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ये भी इधर मुड़ गई। तो देखिए जब ये जो आँख पे जाना चाहिए था, ये जो यहाँ पर से किरण निकली, 2 किरण, एक ये किरण है और एक ये किरण है, ठीक है। ये दोनों किरण को जब हम लोगों ने पीछे की ओर मिलाया, देखिए ये सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए इस किरण को जाना चाहिए था सीधे, तो इसको जब पीछे की ओर हम लोगों ने मिलाया, तो देखिए यहाँ पर मिला, और इसे जब पीछे की ओर खींचा, तो देखिए ये कहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिल गए। तो यहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, कहने का मतलब पेंसिल का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो ये तिरछा दिखाई क्यों पड़ती है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे है, पेंसिल की नोक से आ रही प्रकाश की किरणें क्या है, पेंसिल की नोक से आ रही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा छूट गया है, विरल माध्यम यहाँ पे लिख देते हैं, विरल माध्यम में प्रवेश करती, सॉरी देखिए करती तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे छूटा हुआ है क्या, प्रवेश करती छूटा हुआ था, ठीक है ना। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो अपवर्तित किरण को उसके विपरीत दिशाओं में ले जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, काटती हुई प्रतीत होती है ना। अपवर्तित किरण को जब हम विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, उसको हम जब विपरीत दिशा में लाएं, मतलब पीछे की ओर जब मिलाएं, तो किसी बिंदु पर मिला, तो यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हुई कि नहीं, देखिए किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि छड़ या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई पड़ता है। जब हम किसी वस्तु को पानी में डालेंगे, पेंसिल, कलम, चाहे छड़, कुछ भी डालेंगे, तो वो पानी में कैसे दिखेगा, तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। समझ में सबको आ गया होगा, जैसे कि हम लोगों ने चित्र में देख रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इसी कारण पानी में हम कुछ भी डुबाते हैं तो हमें तिरछा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अपवर्तित किरण, जब देखिए अपवर्तित किरण को विपरीत दिशाओं में ले जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए हम लोगों के पेंसिल का नोक यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, देखिए पेंसिल का नोक है यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब बना कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये थोड़ा देखिए तिरछा दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब। और ये अपवर्तित किरण के कारण ही हमारा प्रतिबिंब क्या तिरछा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के नियम से, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है, क्या हम लोग को पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य या प्रमुख गुण,
ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख गुण, मतलब उसके गुण जानते हैं कि वो क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या होता है। देखिए पहला नियम हमें क्या लिखा है, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी या फिर छड़ भी बोल सकते हैं, मूड़ी एवं छोटी दिखाई देता है, ठीक है, किसी कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमें कोई भी पानी में जब चीज डालते हैं तो छोटा व मुड़ी हुई दिखाई देता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए मुड़ी और छोटी दिखाई देता है। उसके बाद देखिए दूसरा, अक्षरों के ऊपर कांच के टुकड़ा रख कर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई, मान लीजिए सिक्का ही रखा हुआ है, ठीक है, इस पर 5 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जब हम कांच का स्लैब रखेंगे ना तो ये जो सिक्का हमें उभरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो किसी कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए अब मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होना। देखिए अभी ना हम लोग पढ़े, जैसे देखिए मछली अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मछली है, ठीक है, अब मछली को, मछुआरे को मारना है तो मछली तो पानी में है तो उसे क्या छोटा दिखाई देगा, दिया कि नहीं, और मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो देखिए मछली है यहाँ पे, अब उसे भेजना है, ठीक है, मछली को, अब वो देखेगा कि यहाँ पर है, उसको ऐसे करके यहाँ पे भेदेगा, लेकिन मछली कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उससे क्या हो जाएगा, मछुआरों को मछली भेजने में क्या होती है, कठिनाई होती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए हमें पढ़ना है क्या, अगला पॉइंट पढ़ना है अपवर्तनांक। क्या पढ़ना है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अपवर्तनांक में क्या है, अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में हम कहने का मतलब हवा, जैसे हवा का उसका कोई अथी नहीं है तो क्या कह सकते हैं, हवा या शून्य। शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आता हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता जैसे होती है ना, जैसे देखिए यहाँ पर है क्या, शून्य में प्रकाश की चाल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मतलब ये हमारा मान लीजिए कोई माध्यम, मान लीजिए पानी है, ठीक है, यहाँ पे हवा है, ठीक है, तो ये दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो जैसे विरल माध्यम से जब प्रकाश किरण आती है तो वह अपने पास से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो कह सकते हैं ना यहाँ पर कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा, क्या देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आई और दिशा को क्या बदल दिया, जैसे इसे जाना चाहिए था इस दिशा में लेकिन ये क्या हो गया, इधर मुड़ गया, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, दिशा को बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरण के दिशा को बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है या अपवर्तनांक बराबर क्या, अपवर्तनांक को क्या लिखा है दूसरे शब्द में, कि इन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होती है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये डिफिनेशन है, दोनों डिफिनेशन ही है, हम तो तीसरा डिफिनेशन में बोल ही दिए क्या, कि प्रकाश की किरण के दिशा को बदलने की क्षमता क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, या फिर कह सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। या फिर क्या है, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियत होती है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक को सूचित करते हैं क्या, म्यू द्वारा या फिर न्यू द्वारा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सभी को भी दिख रहा होगा, ये भी नहीं ऐसे म्यू पढ़, देखिए न्यू इसे पढ़ते हैं ऐसे होता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं न्यू, ठीक। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा या फिर न्यू द्वारा सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए ये जो अपवर्तनांक होता है ना, म्यू और या फिर न्यू, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि दो माध्यम, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यदि दो माध्यम हवा और कांच हो और प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करे तो हवा में आपतन कोण की जया
शान आई तथा काच में अपवर्तन कोण की जया शान आर। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, शान आई बटे शान आर। ठीक है ना। तो देखिए हवा है और क्या, कांच है। तो सबसे पहले ऊपर में हवा मतलब शून्य के माध्यम होती है ना, शून्य में प्रकाश की चाल, तो इसको क्या लिखते हैं, ए म्यू जी या फिर यू ए जी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए यहाँ पर है चूंकि दोनों माध्यमों का समान राशियों के अनुपात होते हैं। देखिए समान राशि है कि नहीं, शान आई है शान आर है, ठीक है। ये समान राशि होने के कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अभी ऊपर में बोल रहे थे ना इसका मात्रक के बारे में। देखिए यहाँ पे चूंकि दोनों माध्यमों का समान राशियों के अनुपात होते हैं, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, अपवर्तनांक कभी भी आपतन पर निर्भर नहीं करता है। किस पर, आपतन पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, अपवर्तनांक पदार्थ के प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो अपवर्तनांक है ना, पदार्थ के प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्या, अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए फिर है भिन्न भिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। जैसे देखिए पानी का अपवर्तनांक कुछ और होगा, हवा का कुछ और होगा, हीरा का कुछ और, इसे सबका अपवर्तनांक अपना अपना अपवर्तनांक होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रखा है क्या, पदार्थ के प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है क्या, अपवर्तनांक। तो जब यहाँ पे पदार्थ ही क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, अपवर्तनांक के बारे में। यहाँ पे पढ़े क्या, प्रकाश का अपवर्तन के प्रमुख नियम पढ़े। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कोई कि जैसे कोई मतलब कोई कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, उस पर कोई कांच है, कांच का स्लैब है, तो वो उभरा हुआ दिखाई क्यों पड़ता है। ठीक है, जैसे अक्षरों पर उभरा हुआ दिखाई क्यों पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई पड़ती है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होती है, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अपवर्तनांक था तो कह सकते हैं इजी भाषा में, प्रकाश की किरण को क्या बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता। जैसे ये प्रकाश की किरण की दिशा सीधे ऐसे थी, लेकिन ये अपनी दिशा से इधर हो गई, तो क्या इस दिशा को बदलने की क्षमता क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, या फिर शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये फिर दूसरा डिफिनेशन है उसी का, उसे म्यू या फिर न्यू द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, म्यू द्वारा या फिर न्यू द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, शान आई बटे शान आर। उसे क्या लिखते हैं, ए म्यू जी या फिर म्यू ए जी। ठीक है, ए मतलब क्या हो गया, एयर, जी मतलब गैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ पदार्थ है उसका अपवर्तनांक दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ अपवर्तनांक हैं और कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, पदार्थ का नाम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपवर्तनांक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 मतलब 1.003। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। पानी का अपवर्तनांक 1.33। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.36। केरोसिन का 1.44। बेंजीन का 1.50। क्राउन कांच 1.52। फ्लैंट कांच कितना होता है, 1.65। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना होता है, 1.63। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। तारपीन का तेल 1.47 सॉरी क्या होगा, 1.47। कनाडा वाल्सम क्या है, कनाडा वाल्सम कितना होता है, 1.53। ठीक है ना, 1.53। उसके बाद है खनिज साल्ट
1.54 रूबी, ठीक है ना। रूबी मानकीय क्या है, उसको मानकीय बोल सकते हैं। 1.71 नीलम क्या है, 1.77। देखिए इतना में सबसे कम और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक देखते हैं सबसे पहले। और आप सभी को जरूरी है कम से कम, किसी का भी नहीं तो कम से कम देखिए ऊपर में से दिखाते हैं, हवा का, बर्फ का, ये पानी का, अल्कोहल, केरोसिन, क्राउन कांच, फ्लैट कांच और कम से कम और हीरा, इतना का कम से कम आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये चैप्टर में जैसे न्यूमेरिकल अगर पूछे तो ये सबका पूछ सकता है आपसे अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये कम से कम इतना का अपवर्तनांक सभी को रटना है। रटना क्या, पढ़ेंगे डेली तो याद हो ही जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले इसमें से इतना में सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम अपवर्तनांक हवा का है। क्या है, सबसे कम है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक, ये तो हो गया हवा का सबसे कम। सबसे ज़्यादा देखिए सब वो वन के है कि नहीं, सब आगे में क्या है 111 मतलब 1 लेकिन हीरा का देखिए यहाँ पर कितना 2.42। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। अगर आपसे पूछे सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है तो क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम। तो हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1.0003, ठीक है ना। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 2.42, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही हम लोग को जानना था। ये था प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में आप सभी को अगर कुछ दिक्कत हो, कोई पूछना हो कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो हम लोग का ये सारे हम लोग पढ़े, इतना क्या पढ़े हम लोग, अपवर्तनांक पढ़े। तो ये सभी अपवर्तनांक आप लोग को याद हो जाने चाहिए, ठीक है।